ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। होश आया तो अस्पताल के एक बिस्तर पर था। एक छोटा सा कमरा था जिसके दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। देर तक समझ में नहीं आया। होश और हवास जागे तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता गुजरा हुआ वक्त याद आया और एक एक चीज याद आ गई। मैं वहशत ज़दा अंदाज में उठकर बैठ गया। एक मनहूस गलीज जानवर ने मेरे हाथों हकीम सादुल्ला जैसे नेक इंसान को कत्ल करवा दिया था। इसके बाद क्या हुआ था वो सही तौर पर अब याद नहीं आ रहा था। बिस्तर पर पांव लटका कर बैठ गया। फिर दरवाजा थोड़ा सा खुला। किसी ने झांक कर अंदर देखा और फौरन ही दरवाजा बंद हो गया। लेकिन चंद ही लम्हात के बाद फिर खुला और एक जबरदस्त जिसामत का मालिक पुलिस ऑफिसर कमरे में दाखिल हो गया। इसके पीछे चंद कांस्टेबल थे और इसके बाद एक डॉक्टर एक नर्स के साथ। पुलिस ऑफिसर ने पुररोक लहजे में कहा, देखिए डॉक्टर साहब, मुआयना कीजिए, इसका हम इसे ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर ने आगे बढ़ते हुए कहा, बस होश में आ जाने का इंतजार था। जिस्म पर कोई ऐसी चोट नहीं है जिसका बाकायदा इलाज किया जाए, फिर भी मैं देख लेता हूँ। इसने आला लगाकर मेरे दिल की धड़कनों का मुआयना किया, जिसके मुख्तलिफ हिस्सों को टटोला और मेरा शाना थपथपाते हुए बोला, ठीक है इंचार्ज साहब, बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त आदमी है, कोई बात नहीं, इसे आप ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर ने अपने साथी कांस्टेबलों को इशारा किया और इन्होंने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी। मैं शिश्तर था। खौफ से मेरा दिल बंद हुआ जा रहा था। होंठ खुश्क हो रहे थे। होश हवास इस वक्त बिल्कुल बहाल थे, सिवाय जिस्म के कुछ हिस्सों के दर्द के, और कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। इंस्पेक्टर ने मुझे गर्दन से पकड़कर उठाते हुए कहा, चल ओए आगे बढ़। खामोशी के सिवा कोई चारा नहीं था। किसी को कुछ कहने के लिए अल्फाज भी नहीं थे मेरे पास। बेचारगी के अंदाज में कमरे के दरवाजे से बाहर निकला तो ये देखकर दिल हलक में आ गया कि बाहर सब ही मौजूद थे। मामू रियाज, वाले साहब और वालदा, छोटी बहन और भाई, सब के चेहरे इस तरह मुरझाए हुए थे जैसे इन पर खिजा आ गई हो। वाला साहब मुझे देखकर पिछाड़े खाने लगी। वाले साहब ने दोनों हाथ से मुंह छुपा लिया। छोटी बहन दोनों हाथ पांव फैलाकर आगे बढ़ी और बोली, भाईजान, भाईजान। लेकिन इंस्पेक्टर ने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा सामने करते हुए कहा, नहीं बीबी, खुद को संभाले रखो, करीब आने की इजाजत नहीं है, ये मुजरिम है, ये कातिल है, इससे दूर रहो। बहन न जाने क्या क्या कहने लगी। मेरे कान एक बार फिर सनसनाने लगे थे। वालिद साहब बेचारे चेहरे से हाथ ही नहीं हटा पा रहे थे। मामू रियाज ने अलबत्ता हिम्मत करके मेरे करीब पहुंचते हुए कहा, फिक्र न करना मसूद मियां, हम तुम्हारी जमानत कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल फिक्र मत करना, हम जिंदा हैं, जो कुछ भी बन पड़ेगा हमसे हम तुम्हारे लिए जरूर करेंगे। मामू रियाज कहते रहे, लेकिन मैंने इनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। माँ और बहन की कैफियत देखकर दिल फटा जा रहा था। जी चाह रहा था कि दौड़कर माँ से लिपट जाऊं। इनकी आवाजें कानों में गर्म शीशे की मानद उतर रही थी। छोटा भाई आंखें फाड़े मुझे देख रहा था। हर शख्स इसकी ऐसी कैफियत थी कि तसव्वुर करता तो सीना फट जाता। फिर वो सब पीछे रह गए। माँ की आवाजें अब भी मेरे कानों में आ रही थी, बचा लो मेरे बच्चे को, बचा लो, वे बेकसूर है, बेगुनाह है। मुझे एक गाड़ी में बिठा दिया गया और बाकी सब लोग पीछे रह गए। अब मैं इंस्पेक्टर के रहमो करम पर था। कुछ देर के बाद हम थाने पहुंच गए और मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। इंस्पेक्टर चला गया और मैं लॉकअप में जमीन पर बैठकर दीवार से टेक लगाए गुजरे हुए वाकयात पर गौर करने लगा। अब इतना भी अहमक नहीं था कि अब इस भयानक सूरत हाल को नहीं समझ पाता। मैंने एक कत्ल किया था और बड़ी वहशत और दरिंदगी के आलम में किया था। हकीम सादुल्ला मेरे हाथों मारे गए थे। अगर मैं किससे कहता कि इन्हें कत्ल करने वाला मैं नहीं था तो लोग हंसने के अलावा कुछ न करते। चुनाचा ऐसी बात करना ही हमाकत थी। दरवाजे के सामने मौजूद पहरा देने वाला संतरी अजीब व गरीब सी निगाहों से देख रहा था। मैंने गर्दन झुका ली और आंखें बंद कर ली। दिन गुजर गया। गालबन मैं पिछली सारी रात बेहोश रहा था और इस वक्त दिन के करीबन 11 साढ़े 11 बजे थे। बहरहाल शाम हो गई। रात को मुझे सलाखों के पीछे से रोटी और सालन दिया गया और पानी का एक गिलास। एक कांस्टेबल ही ने ये चीजें रखी थी और खामोशी से वापस मुड़ गया। मैं दिन भर का भूखा प्यासा था, लेकिन इन चीजों की तरफ रुख करने को भी जी नहीं चाह रहा था। बस तरह तरह के ख्यालात जी में आ रहे थे। अब क्या होगा? खास तौर से माँ की हालत से मैं बहुत दिल गिरफ्ता था। मेरी माँ मेरे गांव में मर जाएगी। आह, क्या ये सब
मेरा ही कसूर है? क्या मैं एक नागहानी मुसीबत में नहीं फंस गया हूँ? लेकिन अगर पस मंजर में निगाह दौड़ाता तो सचमुच सारा कसूर अपना ही नजर आता था। वही सारी चीजें जहन में आ जाती थी। कायनात में बसने वाले मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। अगर मेरी तरह से हर शख्स इन आसान रास्तों को तलाश करने की कोशिश करे तो कारोबार हयात मुअत्तल हो जाए। ये सब गैर फितरी था, नाजायज था, अल्लाह के बनाए हुए असूलों से इनहराफ था और इसी इनहराफ की मुझे सजा मिली थी। था तो मैं इसी सजा का मुस्तहक और अब बाद में पछताने से कुछ नहीं मिल सकता था। ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। पहरा देने वाले संतरी ने जब काफी देर बाद खाना इसी तरह रखे हुए देखा तो चेहरे पर हमदर्दी सजाए मेरे पास पहुंच गया। खा ले बाबू खा ले, बुरा काम करते हुए कुछ नहीं सोचते तुम लोग। जुनून में इतने आगे बढ़ जाते हो कि अल्लाह की बनाई हुई जिंदगी को खत्म कर देते हो और बाद में पछताते हो। खाना तो तुझे खाना ही पड़ेगा, आज ना सही कल खाएगा। ये पेट का पीछा छोड़ता है। मैंने उदास निगाहों से संतरी को देखा। हालात से बेखबर इंसान इससे ज्यादा और क्या कह सकता था। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, भाई इस वक्त भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा, तेरी मर्जी है, मगर तूने ऐसा क्यों किया? अल्लाह बेहतर जानता है, गुनाहों की सजा है। हाँ, अल्लाह से हमेशा तौबा करनी चाहिए। संतरी ने कहा। खाना इसी तरह रखा रहा। रात हो गई और मैं जमीन पर कंबल बिछाकर लेट गया। आंखें बंद करके घुटनों में सर देकर ख्यालात की दुनिया में खो गया। कोई फैसला नहीं किया जा सकता था। जाहिर है जो कुछ हुआ था इसमें मेरा अमल भी बराबर शामिल था। अगर सोच का अंदाज ये न होता तो शायद ये सब कुछ भी न होता। नींद अलबत्ता फराग दिल है, इसने अपनी आगोश मुझसे नहीं छीनी थी और रात के किसी हिस्से में मेरी आंखों में आ बसी थी और इसकी मेहरबानी ने सोचों के दुख से निकाल दिया। और इस वक्त जागा जब सूरज की किरणें चारों तरफ फैल चुकी थीं और एक रोशन दिन निकल आया था। लेकिन ये रोशन दिन बड़ा तकलीफ दे महसूस हुआ। आह, काश इतनी तवील नींद आ जाए कि सोचने का मौका ही ना मिल सके। दिन के 12:30 बजे होंगे जब मैंने मामू रियाज को देखा। काले कोट में मलबूस एक साहब के साथ लाकअप के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। इन्हें देखकर मैं खड़ा हो गया। मामू रियाज बहुत खुश मिजाज इंसान थे, हर वक्त हंसने हंसाने की आदी। कभी इनके चेहरे पर संजीदगी देखी ही नहीं गई थी, सिवाय इन पिछले चंद दिनों के जब से मैं इस अजाब का शिकार हुआ था। लेकिन इस वक्त तो इनकी सूरत देखी न जा रही थी, जैसे अचानक बूढ़े हो गए हों। लड़खड़ाते कदमों से मेरे करीब आए काले कोट वाले साहब ने कहा, कहो मियाँ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मारा पीटा तो नहीं किसी ने तुम्हें? नहीं, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। मेरा नाम जमीरुद्दीन है और मैं तुम्हारा वकील हूँ। देखो मियाँ, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। वकील ने कहा, मसूद मियाँ, हम तुम्हारी जमानत की कोशिश कर रहे हैं। वकील साहब को सब कुछ साफ साफ बता दो। मैंने अजीब सी निगाहों से मामू को देखा और अपने जहन को टटोला। जबान पर कोई बोझ नहीं था, दिमाग आजाद था, यानी जो चाहूं कह सकता हूँ। लेकिन अब इस कफीर से कोई खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि जो कुछ हो चुका था वो ही इतना था कि किसी खुशी का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा था। मैंने बमुश्किल तमाम कहा, मेरा कुछ कहना बेमैनी है मामू साहब, मैंने आलम होश में ये सब कुछ नहीं किया। तुम्हारी कैफियत क्या थी? मामू रियाज ने पूछा। बस होश हवास नहीं थे, आपको इसका अंदाजा है। मैं मुख्तसरन कहा, ये दौरे तुम पर कब से पड़ रहे हैं? वकील साहब ने कहा, ये दौरे नहीं होते, तुम्हें ये दौरे पड़ते हैं। तुम्हें अपना जहन तारीक लगता है, हाथ पांव बेकाबू हो जाते हैं, फिर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता और ये भी पता नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? वकील साहब बोले और मैं ना समझने वाले अंदाज में वकील साहब को देखने लगा। फिर वो बोले, यहाँ किसी ने तुम्हारा बयान लिया है? नहीं। गुड, ये बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें बयान में यही कुछ कहना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ? जी, मैंने कहा और वकील साहब मुझे बताने लगे कि मुझे क्या बयान देना है। मैं खामोशी से गर्दन हिलाता गया। फिर ये दोनों चले गए। चलते हुए मामू रियाज ने मुझे पुरसकून रहने की तलकीन की। मैं इनकी कैफियत समझ रहा था। वो मेरे सामने खुद को संभाल रहे थे, लेकिन घर में क्या कोहराम मचा होगा मैं जानता था। 2:30 बजे के करीब मुझे लॉकअप से निकाला गया और इंचार्ज साहब के सामने पेश किया गया। यहाँ मैंने हकीम सादुल्ला के बड़े बेटे को भी देखा, जो खुद गवर्नमेंट ऑफिसर थे। मैंने इन्हें सलाम किया तो उन्होंने मुंह फेर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने कड़क कर कहा, सीधा खड़ा हो या लगाऊं 4 डंडे। मैं सीधा खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर ने मुझे चंद गालियां सुनाकर अपने नेक काम का आगाज किया। फिर बोला, वही क्या मौत पड़ी थी तुझे? क्या दुश्मनी थी सादुल्ला जैसे अल्लाह वाले से तुझे?
मुझे इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर तो जंगली क्यों बन गया? मैं नहीं जानता साहब, कुछ दिन से मैं बीमार हूँ। अचानक मेरा दिमाग भारी हो जाता है, फिर मुझे होश नहीं रहता। ऐसी कैफियत कई बार हुई। मेरे वालिद साहब से, हकीम साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो मुझे इनके पास इलाज के लिए ले गए थे। हकीम साहब ने मुझे देखा और मेरे वालिद साहब से कहा कि वो मुझे इनके पास छोड़ जाएं। हकीम साहब के घर से मालूम किया जा सकता है। उन्होंने हमारे लिए चाय मंगवाई थी। फिर रात का खाना उन्होंने मुझे अपने साथ खिलाया था और थोड़े थोड़े वक्फे से मेरी नब्ज देखते रहे थे। दोबारा इन्होंने मुझे दवाओं की पुड़िया भी खिलाई थी। फिर रात को मेरी वही कैफियत हो गई और इसके बाद अस्पताल में होश आया। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे हैरत से देखा और फिर सादुल्ला के बेटे नईमुल्ला को। फिर वो भराई हुई आवाज में बोला, ये तो केस ही बदल गया नईमुल्ला साहब, झूठ बकता है ये बदमाश। इसने मेरे अब्बा को दीवानों की तरह मारा है, सारे बदन की हड्डियां तोड़ दी थी बदबख्त ने। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम भी नईमुल्ला है। इसे फांसी न दिलवाई तो नाम नहीं। नईमुल्ला ने गैस के आलम में कहा, आप फिक्र न करें जी, हम इससे असल बात पूछ लेंगे। इंस्पेक्टर ने मुहर्रर से बयान लिखने को मना कर दिया और एक कांस्टेबल से कहा, मखदूम खां, इसे बंद कर दो। रात को 9 बजे ड्राइंग रूम ले आना। मुझे दोबारा लाखों में बंद कर दिया गया। शाम को 5 बजे मामू रियाज फिर आए और मेरे पास पहुंच गए। उन्होंने मुझसे सूरत हाल पूछी तो मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया। इनका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो गया। मैं तो ड्राइंग रूम के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो समझ गए थे। चुनाचा फौरन ही चले गए। वो दोबारा नहीं आए। अलबत्ता रात को 9 बजे एक और कमरे में लाया गया था। इंस्पेक्टर साहब का मूड बहुत खुशगवार था। हंसते हुए बोले, वो असल बात उगल दे शहजादे, वरना ये ड्राइंग रूम दिखा है ना, बड़े बड़ों की जबान खुल जाती है। वो यार बशीर 2-4 निशान बना दे इसके मुंह पर। वो नईमुल्ला भी सरकारी अफसर है। असल बात क्या थी शहजादे? मैंने आपसे एक लफ्ज झूठ नहीं कहा जनाब। अदालत में भी यही बयान देगा, जो सच है हर जगह बताऊंगा। ओ जीता रह शेर। मगर सुन, कल जब नईमुल्ला आए या इसके घर का कोई बंदा, तो यही जाहिर करना जैसे तेरी ठीक ठाक फेंटी लगी है। उठते बैठते 2-4 आवाजें भी निकाल लेना। चलो भाई, इसका बयान लिखो। मुहर्रर ने मेरा बयान लिख लिया, मगर इंस्पेक्टर साहब की ये मेहरबानी मेरी समझ में नहीं आई थी। अलबत्ता दूसरे दिन हकीकत वाजिया हो गई। ड्राइंग रूम का अजाब रोकने के लिए मामू साहब ने 10,000 खर्च किए थे। इस दिन सादुल्ला के दूसरे साहबजादे फहमुल्ला साहब आए थे और मुझे इनके सामने बुलाया गया था। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, जोड़ जोड़ तोड़ दिया है हमने इसका, मगर इसका कहना है कि इसने होश के आलम में ये सब नहीं किया। मारपीट से कोई फायदा नहीं इंस्पेक्टर साहब, कानून इसे भरपूर सजा देगा। आप इसे आइंदा न में मारें। फिर अदालत से मेरा मजीद चंद रोज का रिमांड ले लिया गया। कत्ल, वो भी ऐसे वहशियाना कत्ल के मुल्जिम की जमानत का सवाल ही नहीं पैदा होता। अलबत्ता थाने के चंद रोज क्याम में इंस्पेक्टर साहब ने मामू की खूब खाल उतारी। इसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया। इस दौरान मेरी जहनी कैफियत नॉर्मल रही थी। मैंने अपने हाल और मुस्तकबिल के बारे में भी सोचा था। ये अच्छी तरह जानता था कि मैंने अपने हाथों से अपना घर तबाह कर दिया है। मेरा गुनाह मुझ तक ही रहता तो खुशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेता, मगर सब लपेट में आ गए थे। अब वो लोग मुझे बचाने की कोशिश में रुपया पानी की तरह बहाएंगे और नतीजा जो होगा वो सामने था। दिल खून के आंसू रोता था, लेकिन इस साधु के बारे में मैंने जबान बंद रखी थी। मुझे खौफ था कि अगर मैंने किसी को इस बारे में बताया तो वो भी इस गंदी रूह का शिकार हो जाएगा। मेरे मुस्तकबिल किस हद तक मेरे सामने आ चुका था। जिंदगी का खात्मा इसके सिवा कुछ भी नहीं। जेल की कोठरी की पहली रात बड़ी अजियतनाक थी। रात के 9 बजे एक और कैदी को इस कोठरी में भेज दिया गया जहां मैं था। ये एक उदेड़ उम्र आदमी था जो सूरत से ही गुंडा नजर आता था। इसने बस एक निगाह मुझे देखा और फिर खामोशी से अपना कंबल लेकर एक गोशे में जा पड़ा था। थोड़ी देर के बाद इसके खराटे उभरने लगे। वक्त गुजरता गया। इलाका में भी नींद आने लगी थी। फिर वहां के लोगों का रवैया भी बुरा नहीं था, लेकिन यहाँ नींद उड़ गई थी। रात न जाने कितनी बीत गई थी। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा था। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद पहरा देने वाले संतरियों के भारी जूतों की आवाज सुनाई दे जाती थी। साथी कैदी के खराटे दिमाग को मखरूज कर रहे थे। जब ये खराटे के नाकाबिले बर्दाश्त हो गए तो मैं अपनी जगह से उठकर इसके पास पहुंच गया। मैंने इसके छाने को हिलाते हुए कहा, भाई ये खराटे बंद करो, मुझे नींद नहीं आ रही। खराटे रुक गए। साथ ही कैदी ने चेहरे से कंबल हटा दिया। वो अपनी चमकदार सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था और इसके होंठों पर मकरू शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी।
मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। आह, वो वही नापाक साधु था। पीले बल्ब की मध्यम रोशनी में इसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। इसने कंबल हटाया और उठकर बैठ गया। हालांकि पहले मैंने इस कैदी को देखा था, वो ये न था। मैं घबरा कर 2 कदम पीछे हट गया। वो हंसने लगा। फिर इसकी करिया आवाज उभरी, कहो मियाँ जी, दिमाग ठिकाने आया या नहीं? तुम जलील कुत्ते, शैतान, यहाँ भी आ मरे। मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कहा। वो हंसता रहा, बोला, हम कहाँ नहीं जा सकते मियाँ जी, पर लगे हैं, लेकिन तुम्हारी दुम अभी टेढ़ी की टेढ़ी है। तूने आखिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? जलील साधु, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक जरा सा काम था, तुमसे हमारा काम कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अब भी कुछ न बिगड़ा मियाँ जी, हमारी बात मान लो, हमें भागन द्वार पहुंचा दो, भगवान की सौगंध सब ठीक हो जाएगा। तो गलीज नापाक कुत्ते इस पाक मिजार पर जाकर क्या करेगा? ये तुम्हारी समझ में ना आए मियाँ जी। तुम बस हमारा काम कर दो और फिर मजे करो। ऐसे ऐश करोगे कि जीवन भर दुआएं दोगे हमें। खुदा की कसम, अपनी माँ बाप की कसम, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे नापाक वजूद को इस पाक जगह कभी नहीं पहुंचाऊंगा। ये मेरा अहद है। तो फिर हम भी तुम्हें बता दें मियाँ जी, ऐसा हाल कर देंगे तुम्हारा हम कि मौत भी तुमसे घबराएगी। जो कहें वो करके दिखाएंगे। गलीज नापाक कुत्ते, मैं तुझे फनाह कर दूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने उचक कर इसकी गर्दन पकड़ ली और इसके मुंह से दिलखोज चीखें निकलने लगी। मुझ पर जुनून सवार था। मुझे बाहर संतरियों की चीखों पुकार भी नहीं सुनाई दे रही। वो अंदर घुस आए थे और इसे मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर इसमें नाकाम थे। फिर शायद मेरे सर पर ज़रबें लगाई गई थी और इसके बाद मुझे होश नहीं रहा था। न जाने कब होश आया था। सर फोड़ा बना हुआ था, आंखों के सामने बारीक बारीक तारें छाई हुई थी, बुरी तरह चक्कर आ रहे थे। जी मालिश कर रहा था भी कहीं और। हवास किसी कदर काबू में आए तो महसूस किया कि किसी बिस्तर पर हूँ और पैरों में फौलादी हथकड़ियां पड़ी हुई हैं। गुजरे लम्हात याद आने लगे। सब कुछ याद आ गया। न जाने इसके बाद क्या हुआ था। बाद में तमाम सूरत हाल इल्म में आ गई और इसे मालूम करके क्या बताऊं कि अंदरूनी कैफियत क्या हुई। वो कैदी मेरे हाथों हलाक हो गया था, जिसका मुकदमा जेर समाअत था। मुझ पर एक और कत्ल का मुकदमा कायम हो गया था। जेल के अहकाम सख्त परेशानी में गिरफ्तार हो गए थे और बड़ी ले दे हो रही थी। संतरी ने मेरे सर पर जोरदार ज़रबें लगाकर कैदी को मुझसे छुड़ाया था, मगर इस वक्त तक इसका दम निकल चुका था। मेरा सर बुरी तरह फटा हुआ था और जेल के अस्पताल में मेरा इलाज हो रहा था। हर आंख में मेरे लिए नफरत थी। कई दिन तक जेल और पुलिस के हकाम में गिरा रहा। डॉक्टर तक मुझे नफरत की निगाह से देखते थे और किसी के दिल में मेरे लिए हमदर्दी नहीं थी। फिर मेरा बयान लिया गया। एक पुलिस ऑफिसर ने पूछा, गुलाम खान को तुम कब से जानते थे? कौन गुलाम खान? जिसे तुमने कत्ल कर दिया। मैं किसी गुलाम खान को नहीं जानता। फिर तुमने इसे क्यों कत्ल किया? मैं नहीं जानता। इससे पहले कितने कत्ल किए हैं? बेकार बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैंने जलाए हुए लहजे में कहा। सर की दुखन नाकाबिले बर्दाश्त थी और फिर यहाँ मौजूद तमाम लोगों के नाखुशगवार रवैये ने बददिल कर रखा था। एक नजर भी ऐसी नहीं थी जिसमें मेरे लिए हमदर्दी के आसार होते। इस कैफियत ने जो बेजारी दिलो दिमाग पर तारी कर रखी थी, इसके तहत इसके अलावा और क्या जवाब दे सकता था? पुलिस ऑफिसर ने घुराए हुए लहजे में कहा, होशो हवास तो इस तरह दुरुस्त होंगे तुम्हारे कि मरने के बाद भी याद रखोगे। तुमने 2 कत्ल किए हैं, 2 बेगुनाहों को कत्ल किया है। तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने तल्ख निगाहों से पुलिस ऑफिसर को देखा और कहा, मेरा जो अंजाम हो रहा है पुलिस ऑफिसर, वो शायद बहुत अच्छा है। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा, इसने कहा और मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया। पुलिस ऑफिसर मुझसे तरह तरह के सवालात पूछ रहा था और मैंने इसे उल्टे सीधे ही जवाबात दिए। वो दांत पीसता रहा और इसके बाद उठकर चला गया था। भारत और अस्पताल में तकरीबन 1 हफ्ते रहना पड़ा। बेड़ियों और हथकड़ियों ने अलग नाक में दम कर दिया था। पुलिस के जवान हर वक्त मेरे कमरे के सामने रहा करते थे। डॉक्टर भी आता तो पुलिस की निगरानी में। मुझे खतरनाक और जुनूनी कातिल करार दे दिया गया था। कोई मेरा दर्द नहीं जानता था, कोई मेरे दिल की पुकार नहीं सुन सकता था। मेरा दिल चीख चीख कर कहता था कि मैं ऐसा नहीं हूँ। ये सब कुछ जो हुआ है इसमें मेरा कसूर नहीं है, लेकिन अब तो जानबूझकर भी किसी को कुछ बताने को जी नहीं चाहता था। बस अजीब सी कैफियत थी, बहुत ही अजीब। इस बार जिस कोठरी में पहुंचाया गया था,
इसमें सिवाय मेरे और कोई नहीं था। कोठरी की खुरदरी जमीन पर लेटते हुए मैंने ठंडी सांस ली और सोचने लगा कि अब क्या होगा। जो कुछ हुआ था और इस कैदी को हलाक करने की जो वजह थी वो मैंने अब तक किसी को नहीं बताई थी। बताता भी तो कौन यकीन करता। ये कहानी तो सिर्फ एक शख्स ने सुनी थी और वो किसी और को सुनाने के लिए जिंदा नहीं रह गया था। बेचारे हकीम सादुल्ला, इनका तस्वर जहन में आता तो दिल बुरी तरह दुखने लगता था। एक नेक आदमी का ये अंजाम जो मेरे हाथों हुआ था बायसे खुशी तो नहीं हो सकता था। मनूस साधु कहाँ से तो मेरी जिंदगी में शामिल हो गया। क्या कसूर है मेरा, क्या किया है मैंने। बस यही एहसासात दिल में रहते थे और दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। फिर तकरीबन इस वाक़ये के 14 दिन बाद मामू रियाज मेरे पास आए। पुलिस के जवान मुझे हथकड़ियों और बेड़ियों में लिए हुए थे। जब मुलाकात की जगह पहुंचे तो मैंने दूर ही से मामू रियाज को देख लिया। मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। कोई भी तो कुछ नहीं जानता था मेरे बारे में। मामू रियाज बेचारे पहले ही की मानद परेशान हाल नजर आ रहे थे। अजीब सी निगाहों से मुझे देखते रहे, फिर फूट फूट कर रो पड़े। मेरी भी आंखों से आंसू रवां हो गए थे। मामू रियाज की मोहब्बतों को मैं जानता था। एक तरह से वो मामू की बजाय बड़े भाई की हैसियत रखते थे। वाले साहब का रवैया भी इनके साथ अपने औलाद जैसा ही था। मामू मुझे जितना चाहते थे मैं इसे अच्छी तरह जानता था। वो बराए हुए लहजे में बोले, क्या हो गया है तुझे क्या हो गया मसूद, क्या कर डाला तूने। ये सब कुछ मेरे बच्चे, क्या कर डाला तूने। कोई वजह तो हो इन सारी बातों की। क्या नहुसत नाजिल हो गई है हमारे घर पर। अब्बा और अम्मा का क्या हाल है मामू साहब। सब जिंदगी का बोझ घसीट रहे हैं। सारा किया धरा चौपट हो गया है। भाई साहब बिस्तर से लग गए हैं। बाजी का ज़हनी तवाज़ुन खराब होता जा रहा है। वो यहाँ आने के काबिल नहीं है। मैं तुझे ये बातें न बताता मगर क्या करूं, मजबूरी है, बताना भी जरूरी है। एक बात कहूं मामू साहब, यकीन कर लेंगे। कहो मसूद, कहो मेरे बेटे, मामू साहब ने दर्द भरे अंदाज में कहा। इन तमाम बातों में मेरा कोई कसूर नहीं है मामू साहब, मैं बेगुनाह हूँ। मामू साहब, जो मुझ पर तारी होता है वही मुझसे ये सब कुछ करा रहा है। मैं इतना बुरा नहीं था। ये सब कुछ मेरे गुनाहों की सजा जरूर है, लेकिन हकीकत ये है कि मामू साहब कि इन दोनों अफराद को मैंने होश व हवास के आलम में कत्ल नहीं किया। ये बात हम एक एक से कहते फिरते हैं मगर कोई नहीं मानता। और इस दूसरे कत्ल के बाद तो वकील जमीरुद्दीन साहब भी बददिल हो गए हैं। वो तो ये केस ही लड़ने के लिए तैयार नहीं। बस कुछ सिफारिशें हैं और कुछ तल्लुकात जिनकी वजह से वो हमारे साथ दे रहे हैं। वो आएंगे तुम्हारे पास, तुमसे बात करेंगे। देखो खुदा क्या करता है। मामू साहब के अल्फाज से मायूसी टपक रही थी। मैं भी खामोश था। मैंने कहा, आप मामू साहब, आप मेरी जगह घर का निजाम संभालिए। मैं तो समझता हूँ कि अब मुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकेगा। घर की बहुत सी जिम्मेदारियां आप पर आ पड़ी हैं मामू साहब, लेकिन एक बात दिल में लेकर जाइए। अम्मी और अब्बा से भी यही कह दीजिएगा कि मैं बेगुनाह हूँ। ये सब कुछ मैंने आलमी होश में नहीं किया। मैं आप सब को कसम खाकर कहता हूँ। मामू रियाज बुरी तरह रो पड़े। बस इतना ही मौका मिल सका था हम लोगों को बात करने का। वैसे भी मैं एक नापसंदीदा मुजरिम था और मेरी वजह से जेल हुकाम को सख्त गिरफ्तार होना पड़ा था, इसलिए मेरे साथ जरूरत से ज्यादा सख्तियां थीं। संतरियों ने मामू साहब को शानों से पकड़कर बाहर धकेलते हुए कहा, चलो भाई, वक्त खत्म हो गया, घर न बनाओ इसे अपना। वो लोग मामू साहब को धकेलते हुए बाहर ले गए और मैं जाली के पीछे खड़ा बेबसी की निगाहों से अपने प्यारे मामू की ये बेइज्जती देखता रहा। जी चाह रहा था कि सर टकरा टकरा कर मर जाऊं, मगर शायद ये भी मेरी बस में नहीं रहा था। सर के जख्म अभी ठीक नहीं हुए थे। अगर कोई और मुजरिम होता तो इसे शायद अभी अस्पताल में ही रखा जाता, लेकिन डॉक्टर भी मुझसे खौफजदा थे। यहाँ तक कि अब तो जेल के संतरी तक मेरी सलाखों के पास से गुजरते हुए घबराते थे और दूर दूर से ही मुझे देखते थे या रोक कर ऐसी निगाहों से मुझे तकते थे कि जैसे मैं अभी सलाखें तोड़कर इन पर हमला आवर हो जाऊंगा। किसी इंसान की बेकदरी इसके लिए किस कदर दिल दोज हो सकती है, इसका अंदाजा कोई साहिब दिल ही लगा सकता है। बेबसी के दिन, बेबसी की रातें, जेल की तारीक कोठड़ी, तन्हाई और नफरत भरी निगाहें, ये सारी चीजें अब मेरे लिए थीं और मैं अपने गुनाह को कम नहीं समझता था। क्यों मैंने लालच में आकर जिंदगी को असूल के दायरे से हटाया था और बेअसूली अपना ली थी। जादू सीख कर या सफली इल्म का सहारा लेकर मैं अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहता था। ये गुनाह मेरा था और इसकी सजा बेहद तवील थी।
बेहद तवील। कई बार रो रो कर खुदा से दुआ मांगी थी, तौबा की थी, लेकिन शायद मैं अपने जुर्म को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। मुझे अपने गुनाह का पूरी तरह एहसास नहीं था। मेरे लिए अभी बहुत तवील सजा थी। फिर दूसरी कहानियां जारी हो गईं। मामू रियाज बेपनाह पैसा खर्च कर रहे थे। अदालत में मेरा चालान पेश कर दिया गया। मुझ पर दोहरे कत्ल का जुर्म था, हकीम साहदुल्ला का कत्ल और इसके बाद एक कैदी गुलाम खान का कत्ल। अलबत्ता मेरे वकील जमीरुद्दीन साहब ने अपनी मर्जी के खिलाफ मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी। इन्होंने गालबन कुछ ऐसे दलाल पेश किए थे कि जिनकी बिना पर मुझे पागल और खपती करार दे दिया जाए, लेकिन वकील सरकार इन्हीं लोगों में से था जो मुझे नफरत की निगाहों से देखते थे। इसने जज साहब से मेरी दिमागी मुआयने का मुतालबा किया और जज साहब ने हुक्म दिया कि आला किस्म के दिमागी अस्पताल से मेरा मुआयना कराया जाए और रिपोर्ट आइंदा पेशी पर इनके सामने पेश की जाए। ये सब कुछ भी हुआ। मेरा दिमागी मुआयना भी कराया गया। पुलिस के जवानों की निगरानी में मुझे अस्पताल ले जाया गया। तकरीबन 5 दिन वहां सिर्फ हुए। मेरा दिमागी मुआयना किया गया। तरह तरह के एक्सरे, मुख्तलिफ तरीकों से दिमागी तजजिए, आजिज आ चुका था इन तमाम बातों से, लेकिन जी रहा था। फिर पेशी हुई और मेरे दिमागी मुआयने की रिपोर्ट पेश कर दी गई और डॉक्टर का मुतफक्का फैसला जज साहब के सामने पेश कर दिया गया, जो ये था कि मैं दिमागी तौर पर एक तंदुरुस्त आदमी हूँ और मेरे दिमाग में कोई खराबी नहीं है। इसके बाद 5 समाअतें और हुई और फिर मुझे इस दुनिया से रुखसती का परवाना दे दिया गया। सजाए मौत हो गई थी मुझे। गालबन सभी को इस बात का यकीन हो गया था। अदालती कार्रवाई के दौरान जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला था, मामू रियाज के साथ वालिद साहब भी थे। वहीं बेहोश हो गए और मामू रियाज इन्हें संभालने लगे। मेरे लिए दिन का तयन भी कर दिया गया और इस बार मुझे जेल की जिस कोठरी में पहुंचाया गया वो बहुत ही ज्यादा तंग और तारीख थी। वहां वैश्तों का राज था। मुझे अपने मौत का वक्त मालूम हो चुका था और ये बड़ी अजीब बात थी। लोग कहते हैं कि मौत का कोई वक्त नहीं होता, जिंदगी कब खत्म हो गई ये कोई नहीं जानता, लेकिन कैसी अनोखी बात है कि मैं जानता हूँ कि फलां दिन फलां वक्त मुझे इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। इन दोनों सोचें बहुत ज्यादा जामिया नहीं थी, बस उड़े उड़े ख्यालात थे और माजी की कहानियां। गालबन तीसरे दिन की बात है। मेरा भाई बहन और मामू रियाज मुझसे मुलाकात के लिए पहुंचे। सब के सब ज़ारो कतार रो रहे थे। मैंने गुस्से में कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। आप में से कोई मेरा अपना नहीं है, क्यों यहाँ आए हैं? चले जाइए, चले जाइए। भाईजान, मेरी बहन बिलक बिलक कर रो रही थी और मैंने इसे खूनी निगाहों से देखा और बोला, मैं किसी का भाईजान नहीं हूँ। मेरा अब इस दुनिया में कोई वास्ता नहीं है। जाओ, अगर मुझसे अपना कोई रिश्ता ही समझते हो तो मेरा सिर्फ एक काम कर देना, वो ये कि अम्मा और अब्बा का ख्याल रखना। मैंने इन लोगों के लिए मुंह मोड़ लिया और वो सब रोते और बिलकते चले गए। मैं तो अब इन लोगों में से था जिनसे दुनिया छीन ली जाती है और अब तो मुझे सारी बातें बेकार लगती थीं। मैं रात को जमीन पर लेट गया। दूसरे दिन फांसी की सजा दी जानी थी मुझे। गौर करता रहा। संतरी मुझे इबादत की तलकीन करते रहे। आज पहली बार मैंने इनकी आंखों में हमदर्दी के आसार देखे थे। एक संतरी ने मुझसे कहा, बाबू इबादत करो, अल्लाह के हजूर जा रहे हो, जो कुछ करके जा रहे हो वो अच्छा नहीं था, लेकिन तौबा कबूल हो जाती है। मैंने इसे करख्त निगाहों से देखा और दूसरी तरफ रुख कर लिया। सुबह करीब आ रही थी और इसके साथ ही असाब में एक खिंचाव पैदा होता जा रहा था। जहन में तनाव पैदा हो गया था। संतरी आए, इन्होंने मुझे कोठरी से निकाला, दोनों हाथ पुश्त पर बांधे और मुझे शानों से पकड़कर ले चले। एक एक कदम मनोवजनी लग रहा था। हर कदम पर ये महसूस होता था जैसे कोई गहरा गड्ढा है जिसमें मैं गिर जाऊंगा। शानों पर शदीद दबाव महसूस हो रहा था। फिर दफातन किसी ने मेरी गर्दन पर गुदगुदी की और मैं चौंक पड़ा। संतरी मुझसे दूर थे। फिर ये कौन है? अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी। फिर यूं लगा जैसे सर पर कोई चीज चल रही है, लेकिन बंधे हुए हाथों की वजह से इसे टटोल न सका। तभी मेरे कानों में आवाज उभरी, मैं हूं मियाँ जी, पहचाना? और मैंने इसे पहचान लिया। भला इसे न पहचानता? वही मनूस आवाज। मेरे साथ चलने वाले संतरी अगर गौर करते तो मेरे सर पर बैठी मकड़ी को देख सकते थे। नहीं मियाँ जी, ये ससुरे हमें नहीं देख सकते। अब क्या है? मैंने पूछा। मजा आ रहा है मियाँ जी के ना? इसकी आवाज सुनाई दी और फिर बारीक टिमटिमाता हुआ कहका। मैं भला इस बात का क्या जवाब देता? फांसी हो जाएगी अब तुम्हें, ठोर मर जाओगे। देखो तुमसे कहा था ना हमने। मैं खामोशी से कदम बढ़ाता गया।
जिंदगी बढ़िया है या मौत मियाँ जी, बोलो जीना चाहो या मरना। मेरे जहन में झनाका सा हुआ। मैं बोले बगैर न रह सका। अब भी जिंदा रहने का कोई इम्कान है? क्यों ना है, हम जो हैं। अब तो क्या कर लेगा, अब मेरी मौत कितनी दूर है। मैंने कहा और वो फिर अपनी मकरू आवाज में हंसा। तुम बात तो करो मियाँ जी, हम क्या कर लेंगे ये तो बाद में ही मालूम होगा। इसने कहा, क्या बात करो, हमारा काम करोगे? देखो मियाँ जी, तुम्हारा रास्ता कोई ना रोकेगा, तुम वहां जा सको हो जहां हमें जाना है। आंखें बंद करके चढ़ते चले जाना भागन दवार, और फिर हमें वहां रख देना। इसके बाद देखना मजा जिंदगी का। मगर वो पाक मजार है और तू गंदा आमिल। हाय रे, अब भी पाक नापाक के चक्कर में पड़े हो। मर्जी है तुम्हारी। सुन कमीने गलीज साधु, मेरे साथ जो कुछ हो चुका है वही इतना है कि मैं दुनिया से बेजार हो गया हूँ। यकीनन मेरे गुनाह इतने होंगे कि ये मेरी इंतहा हुई। अब इस आखिरी वक्त में मैं तेरे सामने ये नापाक इकरार करके अपना ईमान नहीं खोना चाहता। मौत मेरे सामने है, अब मुझे किसी और चीज से दिलचस्पी नहीं है। मैं थूकता हूँ तुझ पर। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, जिंदा तो तुम्हें रहना है मियाँ जी। मैं समझा था कि कसबल निकल गए होंगे, मौत के सामने देखकर होश आ गया होगा। मगर कोई बात नहीं, मेरे पास भी वक्त है और तुम्हारे पास भी। ये काम तुम्हें करना होगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। ऐसे नहीं छोड़ूंगा मियाँ जी। एक दफा में मर गए तो फायदा, मजा तो जब है कि बार बार मरो। इस वक्त तक मरते रहो जब तक हमारा काम करने के लिए तैयार न हो जाओ।